हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th अकाउंट्स और सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा उसके बारे में बात करने वाले हैं। अकाउंट्स का ये टॉपिक समझने से पहले हम कुछ बातचीत आपसे जनरल करते हैं। आप सभी ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि बिजनेस जो होता है उसके बहुत से टाइप्स हमारे पास होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो ये कहता है कि बिजनेस में एक सिंगल ऑनर जो होगा वो सारा का सारा पैसा लगाएगा और सारा का सारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन उस एकल पर्सन सिंगल पर्सन की तरफ से किया जाएगा, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यापार के नाम से भी जानते हैं। ठीक बात है स्टूडेंट्स। सोल प्रोप्राइटर एकल व्यापार जो होगा उसमें एक अकेला पर्सन कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, एक इकलौता पर्सन कैपिटल को लगाता है और वो जो कैपिटल लगाता है उसके लिए हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है कोई पर्सन कैपिटल की फॉर्म में पैसा लाता है तो हम एंट्री करते हैं सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2 में हम लिख देते हैं कैपिटल का नाम। यस और नो सर? लेकिन इस बिजनेस की जब हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमको निकलकर सामने आते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर जो आपका जो पर्सन है, जो प्रोप्राइटर है, उसका सारा लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। कैसा लाइबिलिटी होता है बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहें तो असीमित देयताएं होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि इस पर्सन को अपने बिजनेस की डेट्स को चुकाने के लिए अपना सारा इवन अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है, तो इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरी बात, क्योंकि एक अकेला पर्सन एक सिंगल ओनर पैसा लगा रहा है तो जो कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट भी काफी लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे पास रहते हैं। तीसरा सर, थर्ड पॉइंट हमारे यहां पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो निकल कर आता है वो ये होता है कि बिजनेस में लेक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का अभाव रहता है। क्यों निरंतरता का अभाव रहता है? बिकॉज स्टूडेंट्स एक अकेला पर्सन है और यदि किसी को कोई काम आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कहीं बाहर चला जाए, तो उस समय तक, उस ड्यूरेशन में, उस अवधि में आपका बिजनेस जो है वो क्या हो जाता है? अफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि हम बिजनेस यहां पर कर रहे हैं तो लिमिटेड, एक अकेला पर्सन क्योंकि प्रोप्राइटर मैनेज कर रहा है तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स हमारे पास रहती है, विच मींस एक अकेला आदमी सारा मैनेजमेंट करेगा। इसका भी एक ड्रॉबैक हमारे सामने निकल कर आता है। इन्हीं सभी कमजोरियों को, इन्हीं सारे डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं जी साझेदारी। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। क्योंकि हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यापार में सिर्फ एक ही अकेला आदमी होगा जो व्यापार करेगा, लेकिन पार्टनरशिप के केस में यहां पर एक नहीं, जिसे हम कहते हैं एक से भले दो होंगे। सर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने, जिनके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, वो चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। यस, 5 लाख है तो वो अपने लेवल पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट मिस्टर ए को चाहिए कि क्योंकि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बहुत सारे ड्रॉबैक देखे हैं और हम उन सारे ड्रॉबैक से बचना चाहते हैं, तो मिस्टर ए ने एक ऑफर अपने परम मित्र मिस्टर बी को दिया और मिस्टर बी को यह कहा कि क्या आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं क्या? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया है स्टूडेंट्स? ऑफर दिया है। हिंदी में मैं कहूं तो मिस्टर ए ने एक प्रस्ताव दिया है और मिस्टर बी यदि इस ऑफर से एग्री करते हैं
यदि वो इस ऑफर को स्वीकार करते हैं तो मिस्टर बी स्टूडेंट्स इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसे हम कह देंगे कि स्वीकृत किया जा चुका है। मिस्टर ए ने ऑफर दिया कि मुझे 5 लाख का बिजनेस करना है। मिस्टर बी भी राजी है कि हाँ मैं भी आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, मिस्टर ए जो है वो ये कहेंगे कि मैं भी 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो आप भी अपनी श्रद्धानुसार कुछ तो कैपिटल लगाएंगे। मान लीजिए मिस्टर बी ने कहा कि भाई मैं भी कितने रुपए देने को तैयार हूं, 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। कितने रुपए देने को तैयार हूं स्टूडेंट्स? 5 लाख रुपए देने को मिस्टर बी भी तैयार है। तो दोनों पार्टीज, देखिए एक पार्टी ने ऑफर दिया है स्टूडेंट्स और दूसरी पार्टी उसको क्या कर चुकी है? एक्सेप्ट कर चुकी है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाता है बेटा? एग्रीमेंट। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों जिस पार्ट को लेकर एग्री हुए हैं, इन दोनों के बीच में क्या बन चुका है बेटा? पार्टनरशिप। क्या हो चुकी है बेटा दोनों के बीच में? पार्टनरशिप। सर सबसे पहले यदि मैं क्वालिटी की बात करूं तो पार्टनरशिप की पहली क्वालिटी हमारे पास निकल कर आती है, सर एक अकेला आदमी कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, विच मींस आपको पार्टनरशिप करनी है तो स्टूडेंट्स 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपके पास होने चाहिए। सर यदि एक अकेला ही बिजनेस कर रहा है तब तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में चले गए। सर किसी को अकेला बिजनेस करना है लेकिन एक सेपरेट एंटिटी भी कंसेप्ट चाहिए, पृथक वैधानिक अस्तित्व आपको चाहिए, लीगल एंटिटी चाहिए, तो आप 1 पर्सन कंपनी भी बना सकते हैं, आगे ही क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सर मिस्टर बी यहां पर पार्टनरशिप में एक के साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहली पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए। दूसरी बात, जो 2 और मोर पर्सन है ये दोनों पर्सन बेटा बिजनेस करने के लिए स्टार्ट होने एग्री होने चाहिए। इन दोनों का व्यापार करना मेन इंटेंशन होना चाहिए। सर मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी ने साथ में मिलकर एक आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदा और उस मोबाइल को किसी आप जैसे किसी मित्र को बेच दिया, तो मुझे बताएं क्या यहां पर पार्टनरशिप हुई क्या? सर नहीं। बिजनेस रिक्वायर्ड कंटिन्यूटी, व्यापार जो है वो निरंतर होना चाहिए। मिस्टर ए और बी दोनों एक मोबाइल की शॉप खोल रहे हैं और अब कंटिन्यू मोबाइल खरीद रहे बेच रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों क्या बन चुके हैं बेटा? पार्टनर बन चुके हैं। सर मैंने आपको बोला कि महाबलेश्वर घूमने चले, आपने कहा हाँ सर चलते हैं। क्या महाबलेश्वर जाने में हम सब साथ में तो हो गए 2 और मोर पर्सन, एग्री भी हो गए, बट क्या बिजनेस है क्या? नो सर। तो क्या पार्टनरशिप क्रिएट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सब बिजनेस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट सर बिजनेस के साथ में, अपार्ट फ्रॉम इट सर बिजनेस के साथ में आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो भी शेयर करना चाहिए, लाभों को भी बांटना चाहिए, लाभों का विभाजन होना चाहिए। जो भी प्रॉफिट हमारा बिजनेस कमाएगा, यदि ये एग्री हो चुके हैं स्टूडेंट तो एग्रीड रेशियो से प्रॉफिट बांटेंगे, एग्री नहीं हुए हैं तो पार्टनरशिप कहता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉफिट को इक्वली बांटना पड़ेगा, बिकॉज द रीजन इज प्रॉफिट जो बांटा जा रहा है वो एसेंस है, वहां पर पार्टनरशिप होना चाहिए। फोर्थ इज सर अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगली जो विशेषता हमको पार्टनरशिप की निकल कर आती है स्टूडेंट्स, वो हमारे सामने आती है कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। सर पारस्परिक एजेंसी होनी चाहिए। क्या होता है सर म्यूचुअल एजेंसी? ध्यान से समझें सर। एजेंसी वर्ड को हम पहले समझते हैं कि एजेंसी किसे हम कहते हैं। आपने जनरल वर्ड्स हमेशा बेटा सुना होगा, एजेंसी होती है, एक पर्सन होता है जो एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा पर्सन उस प्रिंसिपल का क्या होता है बेटा? एजेंट होता है, राइट और नॉट? सर एजेंसी के बिजनेसेस में क्या होता है सर? एक पर्सन प्रिंसिपल होता है और दूसरा पर्सन एजेंट होता है। सर जो प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ पर हमारा एजेंट काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर हमारा एजेंट काम करता है। इस रिलेशन को हम बेटा किस रिलेशन के नाम से जानते हैं? एजेंसी के रिलेशन के नाम से जानते हैं। किस रिलेशन के नाम से जानते हैं बेटा? एजेंसी के रिलेशन के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप में एजेंसी कैसे होती है समझिए बेटा। मिस्टर ए ने कहा था कि मुझे बिजनेस करना है, बी ने भी कहा था मुझे बिजनेस करना है, दोनों बेटा यदि साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है। लेकिन
क्या ऐसा हो सकता है कि इस बिजनेस को सिर्फ मिस्टर ए ही चलाए? यस सर, माइट बी पॉसिबिलिटी, हो सकता है। क्या मिस्टर बी चलाए? यस सर, हो सकता है ओनली मिस्टर बी चलाए। सर क्या दोनों मिलकर चला सकते हैं? अरे डेफिनेटली सर, दोनों मिलकर भी चला, सर ए भी चला सकता है, बी भी चला सकता है। मान लो सर मिस्टर ए घूमने गए, मिस्टर बी दुकान पर बैठे हैं। अब मान लो कल को दुकान में कोई प्रॉफिट हुआ तो क्या मिस्टर ए को मिलेगा क्या? सर बिल्कुल मिलेगा। सर मिस्टर ए बाहर गए हैं और मिस्टर बी ने बिजनेस करते समय कोई लॉस हुआ है तो क्या मिस्टर बी उस लॉस को बियर करने के लिए लायबल होंगे? सर बिल्कुल होंगे। इसका मतलब बेटा बिजनेस के लिए एक पार्टनर जो काम कर रहा है वो एज एन एजेंट है दूसरे पार्टनर का और पार्टनरशिप फॉर्म का। इसीलिए हम कहते हैं कि चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो क्या है? आपकी म्यूचुअल एजेंसी। मतलब बिजनेस विल बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। व्यापार का संचालन सभी अथवा उनमें से किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक बात है स्टूडेंट्स। अब देखिए मिस्टर ए जो बिजनेस कर रहे हैं ये इंडिविजुअली मिस्टर ए कहलाएंगे बेटा पार्टनर। क्या कहलाते हैं बेटा? पार्टनर, साझेदार। मिस्टर बी भी इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? मिस्टर बी भी इंडिविजुअली कहलाएंगे पार्टनर, साझेदार। दोनों इंडिविजुअली, दोनों अपने लेवल पर किस नाम से जाने जाएंगे? पार्टनर के नाम से। और ये कलेक्टिवली एक साथ बेटा क्या कहलाएंगे? फर्म। क्या कहलाएंगे बेटा? फर्म। और ये जिस नाम से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करिए ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है वैदिक के नाम से, तो मिस्टर ए और बी दोनों जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा बेटा? फर्म का नाम बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा बेटा? फर्म का नाम। तो आप समझे बेटा। अगेन पार्टनरशिप क्या है? सर दो से ज्यादा लोग, 2 or more person agreed to carry the business and share the profits of the business। सर प्रॉफिट शेयर करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, स्वीकृत किया जा चुका है। एंड सच बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ऐसे बिजनेस को सभी या उनमें से कोई एक चला रहा है तो भी हम कह देंगे कि पार्टनरशिप है। पार्टनर किसे कहते हैं? सर इंडिविजुअली हर पर्सन पार्टनर है एंड कलेक्टिवली दे क्रिएट फर्म। और जिस नाम से बिजनेस करेंगे वो नाम क्या कहलाएगा बेटा? पार्टनरशिप फर्म का नाम कहलाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं। अभी हमने देखा था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया था और हमने वो सारी चीज समझी थी कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनर किसे कहते हैं, पार्टनर फर्म्स किसे कहते हैं और फर्म का नाम किसे कहते हैं। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। देखिए पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का सेक्शन नंबर 4 धारा 4 जो है वो इस वर्ड को डिफाइन करती है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। ध्यान देना बेटा, क्या कहती है डेफिनेशन? सर पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। हम इस डेफिनेशन के कुछ पार्ट कर देते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक ऐसा व्यवहार है, रिलेशन है, who have agreed to share the profits of business। दूसरा पॉइंट बेटा, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने को एग्री हुए हैं। एंड सच बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा बिजनेस या तो सब चलाएंगे या उनमें से कोई भी चलाएगा तो हम कह देंगे पार्टनरशिप है। बेटा किसे कहते हैं पार्टनरशिप? ध्यान दें फटाफट। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of business, who have agreed to share the profit of business, who have agreed to share the profit of business। जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को बांटने के लिए तैयार हुए हैं। एंड बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसे बिजनेस को या तो सब चलाएंगे या उनमें से कोई चलाएगा, हम इसे कह देंगे पार्टनरशिप। नोट करें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखें। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध है जो किसी व्यापार के लाभों को बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं तथा ऐसे व्यापार का संचालन उन सभी द्वारा अथवा उनमें से किसी द्वारा किया जाता है तो इसे साझेदारी कहा जाएगा। ठीक बात है स्टूडेंट्स।
चलिए अब बात करते हैं सर पार्टनर किसे कहते हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसमें बेटा इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है पार्टनर्स और फर्म को लेकर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नॉन एज पार्टनर। स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों जो बिजनेस में एंटर हुए हैं इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से, ए भी पार्टनर है और बी भी पार्टनर है। तो साझेदार किसे कहते हैं सर? वे व्यक्ति जो साझेदारी व्यापार में प्रवेश किए हैं व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाए जाते हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटा पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नॉन एज, तो किस नाम से जाना जाता है बेटा? पार्टनर, साझेदार। अब सवाल ये आता है सर फर्म किसे कहते हैं? देखिए आपको बताया गया है मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलकर कलेक्टिवली सामूहिक तौर से क्या कहलाएंगे बेटा? फर्म। तो देखिए पार्टनर्स पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली नॉन एज फर्म। वे सभी व्यक्ति जो एक साथ व्यापार में आए हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा बेटा? फर्म कहा जाएगा। और जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटा विधिक के नाम से, तो ये विधिक क्या हो चुका है? फर्म का नाम हो चुका है। तो द नेम अंडर विच बिजनेस ऑफ फर्म इज कैरिड इज नॉन एज फर्म्स नेम। वे जिस नाम से व्यापार कर रहे हैं वो नाम को किस नाम से जाना जाएगा बेटा? फर्म के नाम से जाना जाएगा। नोट करें स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही उम्दा कंसेप्ट पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखिए हमने यहां पर देखा था कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं वो दोनों बिजनेस को लेकर एग्री हो चुके थे। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने कहा था कि हम आपस में बिजनेस करने को तैयार हैं। तो भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने कहा कि फ्यूचर में भाई कभी कोई डिस्प्यूट हो, मान लो आज तो आपने मुझे कह दिया कि प्रॉफिट हम 3:2 में बांटेंगे, आज तो आपने मुझे कह दिया कि सैलरी और कमीशन जो है वो आपको 10% का हम कमीशन देंगे और 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देंगे, लेकिन कल को आपके मन में कोई खोट आ जाए, कल को आप डिनाई कर दें, कल को आप मना कर दें कि नहीं जी नहीं हमारे बीच तो ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई, तो दोनों पार्टीज ये चाहती कि हम इन सारी बातों को एक रिटर्न फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट में लिख लें। बेटा ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये मिस्टर ए और बी पार्टनर्स की जो राइट्स और ड्यूटीज है इसके बारे में बताने वाला होगा कि पार्टनरशिप फर्म को लेकर पार्टनर्स के क्या राइट्स रहने वाले हैं, क्या ड्यूटीज रहने वाली है, पार्टनरशिप के क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या नियम और शर्तें रहने वाले हैं, साझेदारों के क्या अधिकार और क्या दायित्व रहने वाले हैं। जब इन सारी बातों को एक डॉक्यूमेंट पे लिख लिया जाता है तो ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है बेटा? पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेटा साझेदारी संलेख। तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कैसा लिखा हुआ हो? लिखित में लिखा हो। इन राइटिंग अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। साझेदारों के मध्य लिखित में किया गया समझौता ही साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। अब सर सवाल ये आता है कि क्या ये डीड बनाना जरूरी है क्या? तो बच्चों रिप्लाई है डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, बट पार्टनर्स फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स, भावी झगड़ों को बचने के लिए, उनसे बचने के लिए पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, लिखित में लिख देते हैं, बट इसका होना कंपलसरी नहीं है। ध्यान दें स्टूडेंट्स। अब सवाल ये आता है सर इस पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या बातें, आवश्यक बिंदु जो होंगे वो पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में लिखे होंगे। तो पहला है बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट करें, नाम तथा साझेदारों के नाम तथा पता। सेकंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, क्योंकि अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो फर्म का नाम और फर्म का पता ये भी आपको बताना होगा। थर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, व्यापार का मुख्य स्थान क्या रहने वाला है, आपको इसके बारे में भी बताना होगा। फोर्थ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर,
हर एक पार्टनर कितनी पूंजी लगा रहा है इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यदि आपके पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं, तो उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स कई बार फॉर पर्सनल यूज बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं। देखिए परमानेंट आप कैपिटल नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, आप कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं जिसको हम ड्रॉइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं, और उस आहरण पर भी ब्याज लिया जाएगा, फर्म ब्याज लेगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर फर्म ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे फर्म चार्ज करता है आप लोगों से, तो वो भी यहां पर लिखा होगा। सर पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है उसके बारे में लिखा हुआ होगा। सर किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन देनी है, किस साझेदार को कोई वेतन देना है, कमीशन देना है, तो उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। ठीक बात है स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों। जब अभी मैंने आप लोगों को कहा, स्टूडेंट्स आप लोगों को कहा है डीड हुई तो भी चलेगा और डीड नहीं है तो भी चलेगा, तो बेटा ध्यान दें, हम कुछ सिचुएशंस को बात करते हैं। ये बहुत अपने आप में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपोर्टेंट प्रोविजन है फॉर 1 मार्क्स। सर डीड बनी हुई है या डीड नहीं बनी है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। हो सकता है हमारे पास डीड बनी हुई हो और हो सकता है हमारे पास डीड बनी हुई ना हो। इस सिचुएशन की हम यहां बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यदि डीड में लिखा हुआ है, सुनिए स्टूडेंट्स, यदि डीड में लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सर फॉर एग्जांपल डीड में पार्टनर्स एग्री हुए हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम की रेट से देंगे, तो बोलो कितने परसेंट की इंटरेस्ट देना है? 8%। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हम पार्टनर्स के द्वारा की गई कंट्रीब्यूटेड कैपिटल पर हम 12% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, तो कितना परसेंट का दिया जाएगा बेटा? 12%, विच मींस जैसा डीड में लिखा है उस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज दे दिया जाएगा। लेकिन यदि डीड नहीं है, साझेदारी संलेख का अभाव है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं। सेकंड पॉइंट बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसे हम कहते हैं आहरण पर ब्याज। ध्यान से सुने बेटा, यदि डीड में लिखा है तो फर्म उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लेगी, आप लोगों से वसूलेगी। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने कहा है कि 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो 5 से लिया जाएगा। पार्टनर से कहा नहीं जी 10% से लिया जाएगा, तो 10% से होगा। लेकिन अगेन बेटा सिमिलर कंसेप्ट, यदि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया नहीं जाएगा। थर्ड वन इज बेटा अगेन सर पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी और कमीशन, साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन और कमीशन, तो ये कहते हैं बेटा यदि लिखा गया है डीड में, साझेदारी संलेख में मेंशन है तो दिया जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा। सर फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ विभाजन। सुनिएगा, यदि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने एग्री किया है कि हम 5:3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि इन्होंने कहा है 3:2 में करेंगे तो 3:2 में करेंगे। यदि इन्होंने कहा है इक्वली करेंगे तो इक्वली कर लेंगे। एज मेंशन्ड, बेटा जैसा बता दिया जाएगा डीड में, हम उस अकॉर्डिंग यहां पर क्या कर लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, यदि डीड नहीं है तो अब हमारे दिमाग में आता है सर डीड नहीं है तो प्रॉफिट देने की भी जरूरत नहीं है। बेटा ये गलत है, क्योंकि हम डेफिनेशन जब पढ़ी थी सेक्शन 4 की, धारा 4 की डेफिनेशन में लिखा था दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, वे लाभों को बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बोलिए आपको प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा। बेटा सवाल आता है सर कैसे बांटें, तो ये कहता है सर कुछ नहीं है,
तो पार्टनर्स को प्रॉफिट क्या करना चाहिए, इक्वली बांट लेना चाहिए, बराबर बराबर बांट लेना चाहिए। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। समझिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा है कि पार्टनर कैपिटल के अलावा और किसी तरह से फर्म को कोई लोन या एडवांसेस देगा, तो उस रेट से, जो स्पेसिफाइड रेट, जो एग्रीड रेट है जिसपे वो सहमत हुए हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन बेटा यदि इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है इन दैट सिचुएशन आपको 6% पर एनम, 6% वार्षिकी की दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखें कितना परसेंट, 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन, नोट कर लीजिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोग होंगे। स्टूडेंट्स अच्छा टॉपिक है जो आरबीएससी बोर्ड के हैं, 1 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड आपसे पूछ ले। तो ध्यान दे, मिनिमम न्यूनतम जो संख्या है बेटा पार्टनरशिप की, कम से कम हमने पढ़ा था कितने लोग होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50। अब हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पे डिस्कस करते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 तो आप बिल्कुल याद रख ही सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, अधिकतम 50 होगी संख्या। लेकिन इस कंसेप्ट को समझे बेटा, आपको लग रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो कहां से आए हैं। तो बेटा मैक्सिमम नंबर, अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है पार्टनरशिप बिजनेस को। भाई साझेदारी के व्यापार को जो अनुशासित करने का कार्य है वो किसका है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का। तो हमको ये लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो भी किसके अंदर होंगे बेटा, पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए होंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन ना होकर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 464 बेटा ये प्रोवाइड कराता है, सेक्शन 464 ये प्रोवाइड कराता है कि यदि कोई भी बिजनेस जिसमें मेंबर्स की संख्या, अच्छा कोई भी बिजनेस का मतलब बेटा अदर देन कंपनी, क्योंकि हमने कंपनी में पढ़ा होता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी के केस में तो बेटा जरूरत ही नहीं है, अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बात यहां पर ही कह रहा है कि कंपनी के अलावा यदि आपने किसी और तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस बना रखा है स्टूडेंट्स, आपने कोई एसोसिएशन बना रखा है, पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है, इन दैट सिचुएशन यदि आपके नंबर सेक्शन 464 में लिखा है मैक्सिमम नंबर 100 और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, बेटा ध्यान से सुने, जब भी लॉ बनता है तो उसमें आपको एक मैक्सिमम लिमिट प्रोविजन में लिख दी जाती है कि सेक्शन ये कह रहा है कि यदि आपने 100 या उससे ज्यादा एज में बी प्रिस्क्राइब, यदि आपने इतने लोग ले रखे हैं तो इसका मतलब आप यदि इससे ज्यादा जा चुके हैं तो आपका एसोसिएशन, आपका जो संगठन है वो इल्लीगल एसोसिएशन, गैर कानूनी संगठन, अवैधानिक संगठन मान लिया जाएगा। इसीलिए अब सर आपने तो 50 कहा है जबकि आप तो कह रहे हो कि मैक्सिमम 100। बेटा सुनिए, लॉ के स्टूडेंट्स जो आप लॉ पढ़ रहे हैं, जो सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ रहे हैं, वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे बेटा, और 12th के स्टूडेंट्स भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें लॉ को लेकर। सर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड जहां भी लिखा होता है वो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है रूल्स में। एक्ट में तो देखिए मैक्सिमम लिमिट बताई गई है बेटा 100, लेकिन एज में भी स्पेसिफाइड का मतलब इस 100 के अंदर अंदर, ये 100 तो मैक्सिमम लिमिट है, इसके अंदर अंदर कोई भी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट के रूल्स में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस अभी कितने हैं बेटा, 50। तो आप ये ध्यान रखें कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम कितने बेटा 2, और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं 50। होप आपको ये सेशन समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे पार्टनरशिप के, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।